आपने मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए, परंतु वहां पर डॉक्टर नहीं, नर्सिंग कर्मी नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, लैब असिस्टेंट नहीं, फार्मासिस्ट नहीं, 62% पद रिक्त। ऐसे में भविष्य में बनने वाले डॉक्टर्स की क्वालिटी की शिक्षा का क्या होगा, इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। अब आप ये देखिए कि 1896 पद स्वीकृत और उसमें से 725 केवल काम कर रहे हैं, 1171 पद खाली हैं। ऐसे में जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसकी ओर से मान्यता पर संकट आने का भी अंदेशा था। पूर्ववर्ती सरकार ने केंद्रीय सरकार की राशि से कॉलेज तो खोल दिए पर स्टाफ नहीं लगाया। मैं इस बार फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ केंद्रीय अपने वो जो म्युनिसिपल वो क्या मेडिकल काउंसिल है उसके जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने 5 जो मेडिकल कॉलेज थे उनमें झुंझुनू, सवाई माधोपुर, नागौर, बारा और बांसवाड़ा इनकी मान्यता दिए जाने में अड़ंगा लगा दिया। पर हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी उन्होंने उसी समय 725 पद 125 पद एक महाविद्यालय के लिए उन्होंने आवंटित कर दिए, जिसमें प्रोफेसर्स भी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी और अपने नर्सिंग कर्मी भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी, सबकी इन्होंने व्यवस्था की। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण आज वो 5 मेडिकल कॉलेज मान्यता से वंचित रहने से बच गए। माननीय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह भी चाहूंगा कि जब आप अपना जवाब दें तो बाकी जो पद खाली हैं उनके बारे में भी सरकार क्या सोच रही है उसके बारे में भी आप निश्चित रूप से बताएंगे। माननीय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ का जहां तक सवाल है, प्रदेश में 43,000 डॉक्टर्स अभी पंजीकृत हैं और लगभग 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है। सरकारी अस्पतालों में 11,000 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 9,000 डॉक्टर्स कार्यरत हैं। 2,000 डॉक्टर्स के पद रिक्त हैं। 34,000 डॉक्टर निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। बजट में सरकार ने 1500 डॉक्टर्स और 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नवीन पदों का सृजन किया जाएगा, इस प्रकार की घोषणा की है। और राज्य में इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार के नियमों को इसमें अडॉप्ट किया जाएगा, इसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में करीब 3,000 छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों में 2500 छोटे जिलों या दूर दराज के गांवों में स्थित है, जहां करीब 75% स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो और चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, उनकी पोस्टिंग इन स्थानों पर होती है। परंतु वहां जो भी हम पोस्टिंग करते हैं वो वहां जाना नहीं चाहता। राजनीतिक रसूखों के चलते वो शहरों में डेपुटेशन पर लग जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि जो दूर दराज के गांवों में जो लोग रहते हैं उनमें से यदि कोई बीमार हो जाता है तो वो या तो जिला अस्पताल में आकर के अपनी बीमारी का इलाज करवाता है या संभागीय केंद्र पर आकर के अपना इलाज कराता है, और कोई गंभीर बीमारी होती है तो जयपुर में आकर के वो अपना इलाज करवाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूंगा कि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नए डॉक्टर्स की नियुक्ति करने के समय ये देखा जाए कि जो डॉक्टर नियुक्त होता है उसके लिए कम से कम 25 लाख और 50 लाख का आप बॉन्ड भरे आए और उसको ये पाबंद करें कि पहली पोस्टिंग 5 साल के लिए उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, और मैंने अभी अखबारों में पढ़ा भी है, सरकार की मंशा है कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, इसके लिए आप लोग ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं। मैं तो ये मांग करना चाहूंगा
कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सफलतापूर्वक चले, हर व्यक्ति को इलाज मिले, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है उसको भी इलाज मुहैया हो। इसके लिए आप ये घोषणा करें कि हम स्थानांतरण की नीति लाएंगे और कम से कम 5 साल तक जो नया डॉक्टर नियुक्त होगा उसको निश्चित रूप से दूर दराज के गांवों में, और जो जैसे जालोर है, सिरोही है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, अपने जो प्रतापगढ़ है, ऐसे स्थान पर जाकर के वो ड्यूटी करेंगे। उसके बाद ही, और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, आज ही बड़ा उल्टा हो रहा है। जो सरकार में डॉक्टर नौकरी करता है, जो सरकार में जिसकी शहरों में पोस्टिंग होती है, उसको आप शहरी भत्ता देते हैं, मकान किराया देते हैं। मैं कह रहा हूं कि उनका ये शहरी भत्ता और मकान किराया बंद करिए, और इसकी जगह जो दूर दराज के गांवों में रह करके और जो गरीबों का इलाज कराते हैं उनको आप 15%, 20% का अतिरिक्त उनको दीजिए तनख्वाह के अलावा। यदि मान लीजिए 1 लाख की किसी की तनख्वाह है तो उसको 1,20,000 दीजिए, किसी की 1 लाख तनख्वाह है तो उसको 1,15,000 दीजिए, तो वो गांवों में टिकेगा। और इसके साथ साथ क्यों कई डॉक्टर मित्रों से हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि साहब हम डॉक्टर बन गए, अब यदि हमारी गांव में ड्यूटी लग जाएगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो संभागीय केंद्र पर, जयपुर की राजधानी पर जो बढ़िया स्कूल हैं उनमें उन डॉक्टर्स के बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन हो, इसको भी सरकार को और सुनिश्चित करना चाहिए। तो डॉक्टर वहां मन लगा करके दूर दराज के गांवों में काम कर पाएगा। अब मैं जयपुर शहर का जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, SMS हॉस्पिटल, जहां 10,000 से ज्यादा का OPD है, और जब हमारी सरकार आई थी 2013 से 18 के बीच में, तो उस समय हमने SMS हॉस्पिटल का भार कम करने के लिए, और जयपुर के पश्चिम में कांवटिया हॉस्पिटल, जयपुर के उत्तर में गणगौरी हॉस्पिटल, जयपुर के पूर्व में सैटेलाइट हॉस्पिटल सिटी कॉलोनी, और जयपुर के दक्षिण में जयपुरिया हॉस्पिटल, इन चारों को डेवलप करने का निर्णय किया था। और उसी का ये परिणाम था, जो सुविधाएं हमने वहां पर मुहैया कराई। कांवटिया हॉस्पिटल में जो 2,000 का OPD था वो 4,000 हो गया। गणगौरी हॉस्पिटल में जो हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई उसका परिणाम ये रहा कि जहां 500 का OPD था वो 2,000 का OPD हो गया। इसी प्रकार से सिटी कॉलोनी का हॉस्पिटल, वहां पर भी OPD में संख्या बढ़ी, और विशेषकर जयपुर में जयपुरिया हॉस्पिटल जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, वहां आप देखिए कि केवल 300, 350 का OPD था। हमने वहां CT स्कैन की सुविधा कराई, MRI की सुविधा कराई, 2D की सुविधा करवाई, TMT की सुविधा करवाई, SNCO का वार्ड बनवाया, ट्रॉमा वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, नए मेडिकल कॉलेज, और टाटा ट्रस्ट द्वारा PICU कॉटेज वार्ड आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई। उसका परिणाम क्या हुआ कि जहां 2013 में हमारा 300, 350 का OPD था, वो बढ़कर के 3,500, 4,000 का हो गया। पहले 100 बेड थे, उसकी जगह 150 बेड हुए। 2013 में 100 बेड थे, 2015 में अपने 150 बेड हुए, और 2017 में 470 बेड हो गए। और वहां आप ये देखिए कि प्रतिमाह 400-500 लोगों की सर्जरी हो रही थी। महिलाओं को प्रतिमाह 250-300 की संख्या में डिलीवरियां हो रही थी, और जो वहां भर्ती होते थे उसकी ऑक्यूपेंसी 95% थी। परंतु क्योंकि राजनीतिक भेदभाव वहां से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, राज कांग्रेस का था,
और हमारे वहां तत्कालीन क्या कहते हैं चिकित्सा मंत्री, उन्होंने एक साथ वहां 27 डॉक्टर लगे हुए थे अधिशेष और 11 डॉक्टर थे डेपुटेशन पर, क्योंकि जब 100 बेड थे उस समय भी 48 डॉक्टरों के पद स्वीकृत थे। 470 बेड हुए तब भी 400 अपने 48 डॉक्टर वहां पर थे। तो इन्होंने क्या किया कि वहां से 27 और 11 इन डॉक्टरों को हटा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? ये 3/9/22 को ये आदेश निकाला। इसका परिणाम क्या हुआ कि एसएनसीयू, ट्रॉमा वार्ड, एमआरआई, सीटी स्कैन, इमरजेंसी नए वार्ड बनाए गए। उनके डॉक्टर स्टाफ की कमी के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार टाटा ट्रस्ट द्वारा जो पीआईसीयू एवं नए वार्ड डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी के कारण कार्यशील नहीं हो पा रहे थे। चिकित्सालय में ओल्ड मेडिकल आईसीयू और सर्जिकल आईसीयू कॉटेज बंद पड़े हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि जयपुर का एकमात्र, दक्षिण का एकमात्र चिकित्सालय है, इसलिए और इसमें केवल मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के नहीं, इसके साथ साथ जगतपुरा, सांगानेर, चाकसू, बगरू और टोंक क्षेत्र के भी गंभीर मरीज यहां इलाज कराने के लिए आते हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय कि यहां जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, वहां जिस प्रकार से बेड बढ़े हैं, जिस प्रकार से आउटडोर की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से इंटरनल वहां ऑक्यूपेंसी 95% हुई है, उसी के अनुरूप वहां आप डॉक्टर्स की नियुक्तियां करें, नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करें, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करें। तो ये हमारे दक्षिण में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जहां तक कि हमारे बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जेके लोन हॉस्पिटल, यानी पूरे केवल जयपुर के ही नहीं, पूरे राजस्थान के ही नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वहां के लोग भी आकर के वहां अपना इलाज करवाते हैं। वहां केवल 900 बेड है। और यानी आप ये देखिए कि जब उसके आउटडोर की हम गणना करें तो पूरे साल में 4,25,000 का आउटडोर है। और भर्ती की बात करें तो 50,000 से ज्यादा बच्चे वहां पूरे साल भर में भर्ती होते हैं। और जब मौसमी बीमारियां होती है उस समय तो स्थिति ये हो जाती है कि वहां एक एक बेड पर 3-3, 4-4 बच्चों को सुलाना पड़ता है उनका इलाज कराने के लिए। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि उन्होंने वहां 22 करोड़ रुपए की लागत से और रेयर डिसीज 22 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स की घोषणा इस बजट में की है। इसके लिए तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अब सरकार के इस निर्णय से मां दुर्लभ बीमारियों के साथ साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे नौनिहालों को भी इसका इलाज मिल पाएगा। परंतु इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने 1100 करोड़ रुपए एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें 70% पैसा केंद्रीय सरकार का था। जनाना हॉस्पिटल में 75 करोड़ रुपए आवंटित किए, महिला चिकित्सालय में 117 करोड़ रुपए आवंटित किए, गणगौरी अस्पताल में 108 करोड़ रुपए आवंटित किए, टीबी अस्पताल में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 250 करोड़ किए। पर जेके लोन क्योंकि ये मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में है, यहां एक भी नया पैसा इसके लिए आवंटित नहीं किया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आप इसमें हमने पूरा इसका एस्टीमेट बनवा लिया है। 80 करोड़ रुपए की लागत से, मैं समय पे ही खत्म करूंगा, आप घड़ी मत देखो। 80 करोड़ की लागत से इसका ये आईपीडी टावर 10 मंजिल का बनेगा। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा
और फिर ये क्या है कि मेडिकल कॉलेज से संलग्न है, इसलिए यहाँ पर पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स भी आते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल भी इसमें चाहिए, कैंटीन भी चाहिए। बच्चों की कैपेसिटी के लिए अब 900 बेड है, उसकी जगह कम से कम 1500 बेड इसमें होने चाहिए। और इसके लिए हम आपसे जगह भी नहीं मांग रहे, जगह भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप तो जिस प्रकार बाकी हॉस्पिटल्स में आपने आईपीडी टावर बनाने के लिए पैसा आवंटित पिछली सरकार ने किया, तो आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जेके लोन हॉस्पिटल जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल है, उसमें आप निश्चित रूप से आईपीडी टावर बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान करें, तो ये वहां के लोगों के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको आरयूएचएस हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूंगा। वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस समय राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार के सहयोग से वहां आरयूएचएस हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उसमें 1200 बेड की कैपेसिटी है, 200 बेड आईसीयू के लिए रिजर्व हैं। और जब कोरोना काल आया था तो वहां के डॉक्टरों ने बड़ा शानदार काम किया, और नहीं तो क्या पता कितनी जाने जाती, पर क्योंकि वो स्थान हमारे पास उपलब्ध था, तो वहां पूरे प्रदेश से जितने भी कोरोना के मरीज आए, उनका शानदार तरीके से वहां पर इलाज करवाया गया। इतना ही नहीं, उस समय मैं भी भर्ती था वहां, तो हमारे तत्कालीन जो चिकित्सा मंत्री थे रघु शर्मा जी, उनके भी जब कोरोना हुआ तो वो भी वहीं भर्ती थे, वो भी वहां इलाज से ठीक हुए और मैं भी इलाज से ठीक हुआ। पर आज स्थिति क्या है, क्योंकि ये वसुंधरा जी के समय बना था, इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने वहां किसी भी प्रकार के फैकल्टीज को नॉमिनेट करने का काम नहीं किया, उसकी उपेक्षा की। अभी आपने वहां 25-30 डॉक्टर्स लगाए हैं, पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 1200 बेड का कैपेसिटी का हॉस्पिटल, और वो फुल फ्लेज यदि चलेगा, वहां पर यदि डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, नर्सिंग स्टाफ यदि वहां लगेगा, पैरामेडिकल स्टाफ लगेगा, तो आपके जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसका भार निश्चित रूप से वहां कम होगा। इसलिए इसकी तरफ भी आप ध्यान दें। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, उनके नाम से उदयपुर यूनिवर्सिटी का नाम हमने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जी जोशी, उनके नाम से हम पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से कर दिया। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे आदरणीय भैरव सिंह जी के नाम से जो आपका आरयूएचएस हॉस्पिटल है, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है, उसका नाम यदि आप भैरव सिंह शेखावत यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज कर देंगे, तो हमारे पूरे प्रदेश की जनता आपकी वाहवाही करे। बंधुओं, अब आप ये देखिए, आरयूएचएस का हॉस्पिटल पूरे प्रदेश में हर जिले में। माननीय सदस्य, समय हो गया है। बस 2 मिनट और बोलूंगा। 1 घंटा हमारा। 1 मिनट बोलूंगा, 1 मिनट। आरयूएचएस के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं हमारे राजस्थान के, वो एफिलिएटेड हैं। नर्सिंग कॉलेज आप हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का ऐलान कर चुके हैं, वो भी हो जाएगा। पर आज भी सरकारी फार्मेसी कॉलेज नहीं है। तो मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब जिला स्तर पे आप नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो कम से कम हर संभागीय स्तर पे यदि फार्मेसी कॉलेज होगा, तो जो बच्चे आज निजी महाविद्यालयों में जाकर के, और वहां उनकी फीस भी ज्यादा और जिस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, वो नहीं होगा। मैं मांग करना चाहूंगा कि हर संभागीय स्तर पे आप कम से कम 1-1 फार्मेसी कॉलेज खोलें। मैं आपने आदेश दिया कि मेरा समय पूरा हो गया, इसलिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूंगा कि आदरणीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो जो मैंने सुझाव दिए हैं उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।